10 कदम आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं जो वाराणसी से मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी शामिल हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। कल भी अमित शाह ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की थी। अमित शाह के दौरे का आज दूसरा दिन है, तो विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। और कल भी अमित शाह ने वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक की थी। मिशन 2022 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग, पार्टी नेताओं के साथ बैठक, महेंद्र नाथ पांडे भी बैठक में शामिल हुए। और हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उपेंद्र, इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि मिशन 2022 को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है और कल भी एक अहम बैठक हुई थी। बिल्कुल, देखिए कल अहम बैठक हुई थी, करीब 2 घंटे चलेगी। इसमें टीम 38 यानी कि जो 38 नेता थे उत्तर प्रदेश के, खासतौर से काशी और गोरख प्रांत के, उनको शामिल किया गया था। और वहां पर पूर्वांचल की एक सीट का फीडबैक खुद गृह मंत्री अमित शाह ने लिया था। उन सभी नेताओं में सांसद, विधायक, मंत्रियों के साथ साथ जो जाति के छत्रक थे, जो क्षेत्रीय छत्रक थे, उनके साथ चर्चा हुई थी। और अभी कुछ देर पहले मीटिंग सर्किट हाउस से खत्म हुई है, जिसमें से अभी मीटिंग से डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के डॉक्टर दिनेश शर्मा निकले हुए हैं और जो तमाम बड़े नेता हैं वो निकले हैं। अभी अंदर मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह है, तो केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे अभी अंदर मौजूद है। और अभी कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के मंत्री और वाराणसी से विधायक रविंद्र जायसवाल को अंदर बुलाया गया है। तो एक एक करके बुलाया जा रहा है, तो यानी कि एक एक सीट का फीडबैक लिया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव नजदीक है और इस दरमियान फीडबैक भी बहुत जरूरी है। फीडबैक के आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाती है उपेंद्र, और ये बैठक भी काफी महत्वपूर्ण थी। बहुत शुक्रिया उपेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए चुनाव आयोग की टीम कल से 3 दिनों के लिए लखनऊ दौरे पर है। आज लखनऊ आयोग की टीम डीएम, एसपी, आबकारी विभाग के अफसरों, पुलिस कमिश्नर और कमिश्नरों के साथ समीक्षा बैठक कर रही है। आज आयोग की टीम कुल 18 मंडलों के अफसरों से फीडबैक लेगी। लंच से पहले 8 मंडलों के आला अफसरों के साथ मीटिंग हो रही है। दोपहर 3 बजे के बाद 10 अन्य मंडलों के अधिकारियों के साथ ये मीटिंग होगी। और इससे पहले कल मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। इस बैठक में समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष ने मांग उठाई है कि विधानसभा चुनाव तय वक्त पर हो और चुनाव में कोविड गाइडलाइन का पालन हो। और चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलेंगे, जहां पे हमारे सहयोगी ऋषभ मणि हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। ऋषभ, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि कप्तान, आईजी, सीपी जो है वो लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, और बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है जो हमें बताया जा रहा है, और उसके मुताबिक जो 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, उसके अलग अलग अधिकारियों के साथ मीटिंग होनी है। अभी फिलहाल 8 मंडल के जो अधिकारी हैं, जिसमें डीएम हैं, एसपी हैं, डिविजनल कमिश्नर हैं, उनके आईजी हैं, पुलिस कमिश्नर्स हैं, उन सबके साथ बैठक शुरू हो गई। ये बैठक 1:30 बजे तक चलेगी। 1:30 से 3 तक बताते हैं लंच होगा। उसके बाद जो बचे हुए 10 मंडल हैं, उनके डीएम, एसएसपीज और तमाम अधिकारियों के साथ बैठक होगी, जो रात को 9 बजे तक चलेगी। सबके अलग अलग टास्क हैं, खासतौर से जैसे पुलिस विभाग के ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है, जो प्रिवेंटिव मेजर्स उनको करने होते हैं चुनाव से पहले। जैसे उनको ये देखना होता है कि पिछले चुनाव में किन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं, किन के खिलाफ शिकायतें, मुकदमे दर्ज हुए थे, उनको पाबंद किया जाता है, उनके साथ एक प्रिवेंटिव एक्शन किया जाता है, उनको बॉन्ड डाउन किया जाता है, जो तमाम शस्त्र असलहे होते हैं उनको जमा करवाया जाता है, जो पुरानी घटनाएं होती हैं उनको चिन्हित करके उस पर कार्रवाई अगर नहीं अब तक हुई है उसको सुनिश्चित किया जाता है। पुलिस की ओर से रिपोर्ट दी जाती है कि उनके क्षेत्र में कितने संवेदनशील, कितने असंवेदनशील बूथ हैं, इसकी जानकारी वो जिला निर्वाचन अधिकारी, डीएम और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनके दफ्तर तक देते हैं। उसके हिसाब से उनकी प्लानिंग शुरू होती है। इसी के साथ साथ ही चुनाव के दौरान अवैध शराब, अवैध धन का इस्तेमाल ना हो, बाहुबल का इस्तेमाल। बिल्कुल ऋषभ, क्योंकि चुनाव में कम वक्त बचा हुआ और उससे पहले ही सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त भी करना होता है, इसीलिए अलग अलग मंडलों के साथ ये बैठक भी की जा रही है और दिन भर ये बैठकों का दौर भी चलता रहेगा। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया ऋषभ इस पूरी जानकारी के लिए।
और अब बात सीएम योगी के दौरे की करते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे। फर्रुखाबाद, अमरोहा, गोरखपुर में आज सीएम योगी का कार्यक्रम है और कई विकास योजनाओं की बड़ी सौगात भी देंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे। लखनऊ में नए स्कूल का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे। फर्रुखाबाद को 196 करोड़ की बड़ी सौगात देंगे सीएम। अमरोहा को 45 करोड़ की सौगात देंगे। गोरखपुर को करीब 500 करोड़ की सौगात देंगे। जन विश्वास यात्रा में भी शामिल होंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 2008 के मालेगांव धमाका मामले में नया मोड़ आ गया है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट में एक गवाह ने कहा है कि उससे एटीएस और बाद में मामले की जांच करने वाली एजेंसी ने प्रताड़ित किया था। गवाह ने दावा किया है कि एटीएस ने इस मामले में योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के 4 लोगों का झूठा नाम लेने के लिए मजबूर किया था। इस मसले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि पूरे मसले पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे यूपी चुनाव को लेकर की जा रही बयानबाजी करार दिया है। तो मालेगांव ब्लास्ट केस में यह बड़ा खुलासा हुआ है। गवाह पर दबाव बनाया गया है कि ताकि वो सीएम का नाम ले, आरएसएस के लोगों का नाम ले। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अल्पसंख्यक विभाग राज्य मंत्री मोहसिन रजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहसिन जी, सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूंगी, जिस तरीके से गवाह पर आरोप लग रहे हैं कि उस पर दबाव बनाया जा रहा था सीएम का नाम लेने के लिए, आरएसएस का नाम लेने के लिए, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत शर्म की बात है। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। वहां पर जो दल हैं, जिन दलों की सरकार है, और इससे पहले 2008 में जिस तरह से हुआ, हमेशा जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ खड़ी दिखाई देती है कांग्रेस। और जो राष्ट्रहित में काम कर रहे हो, जनहित में काम कर रहे हो, देश को जो समर्पित लोग हैं, उनका नाम डलवाने के लिए प्रेशर देना गवाहों पर कि उनके नाम लो, ये अपने आप में दर्शाता है कि इन्होंने देश हित में कभी काम ही नहीं किया है। हमेशा इन्होंने देश के खिलाफ काम किया है। ये है कांग्रेस का चरित्र जो सामने निकल कर आ रहा है। मोहसिन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में जांच को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जांच अपने आप में जो जांच हुई है वो सामने, अभी जांच रिपोर्ट आपके सामने आएगी, हम सब देखेंगे उसको जब भी पटल पर आएगी। लेकिन जिस तरह से दबाव बनाया गया है, इससे साफ लगता है कि सारी जांच में जब ये बात निकल कर आ रही है कि गवाहों पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप उन राष्ट्रवादी लोगों का नाम लीजिए जो देश हित में काम कर रहे हैं और उनको बचाइए जो देश के विरोध में काम कर रहे हैं, तो ये चरित्र कांग्रेस का सामने आया है आज देश के। और बड़े शर्म की बात है कि कांग्रेस जहां भी थोड़ा बहुत बची है सत्ता में, वहां इस तरह की चीजें अभी भी देखने को मिल रही हैं। मतलब इनके मन में देश हित के लिए कोई काम नहीं करने का वो है, और ये हमेशा देश विरोधी शक्तियों को ही बढ़ाना चाहते हैं देश में। जी मोहसिन जी, अब देखना यह होगा कि क्या कुछ आगे और बातें सामने निकल कर आती है। बहुत शुक्रिया इस बात को साझा करने के लिए। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने काशी में हुए विकास कार्यों के लिए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी के आने के बाद काशी का कायाकल्प हो गया है। उन्होंने कोरोना वैक्सीन बनाकर देश दुनिया में लोगों की जान बचाने के लिए भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। मैं वो सब कुछ है, ये प्राचीनतम शहर भी है तो आधुनिक शहर भी है। मोदी जी के आने के बाद यहाँ पर सड़कें हों, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो या पोर्ट की सुविधा हो, सब कुछ करने का काम किया है, फेरी तक चलाने का काम किया है। हमने गुंडा राज, माफिया राज मुक्त भी उत्तर प्रदेश को किया और विकास को उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक पहुँचाने का काम किया है। मोदी जी ने जो देश में किया है, आज दुनिया भर में कहा जाता है कि मोदी जी के कारण देश में वैक्सीन बनी भी, 140 करोड़ लोगों को लगी भी, और देश को उस आपदा के समय भी बचाया भी और आगे बढ़ाने का काम भी किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों को लगता है कि मोदी योगी जी जब आते हैं तो उत्तर प्रदेश को माफिया राज, गुंडा राज मुक्त सरकार भी मिलती है, भ्रष्टाचार मुक्त भी मिलती है और विकास युक्त सरकार भी मिलती है। और अब बात कानपुर की करते हैं। कानपुर में ताबड़तोड़ छापेमारी, डीजीटीआई और आईटी टीम की छापेमारी। पीयूष जैन के बाद 2 अन्य कारोबारियों के घर पर रेड। मयूर वनस्पति के ठिकानों पर देर रात छापेमारी। जीएसटी की 5 सदस्यीय टीम ने खंगाले हैं दस्तावेज। टीम ने कई अहम दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। ट्रांसपोर्टर प्रवीर जैन के घर आईटी का छापा।
तो 2 अन्य कारोबारियों के घर पर भी रेड और ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। कानपुर में ये 3 तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर पीयूष जैन के घर की है जब छापेमारी की गई थी। दूसरी तस्वीर मयूर वनस्पति पर छापेमारी की गई, जीएसटी की रेड पड़ी। और तीसरी तस्वीर आईटी रेड की दिखा रहे प्रवीण जैन के घर पर रेड पड़ी। तो कानपुर इन दिनों काफी सुर्खियों में है क्योंकि लगातार वहां पर जो ताबड़तोड़ छापेमारी देखने को मिल रही है और कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। हालांकि छापेमारी में अब और देखना होगा जो अहम दस्तावेज मिले हैं उसके थ्रू क्या और जानकारियां निकल कर सामने आती हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। ये 3 तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर पीयूष जैन के घर की है, दूसरी तस्वीर आपको मयूर वनस्पति पर जब छापा पड़ा वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देर रात ये कार्रवाई की गई। और चलिए सीधे आपको कानपुर ले चलेंगे। हमारे सहयोगी अमित गंजू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, मतलब लाइव हमारे साथ जुड़ गया है वो। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है? कानपुर इन दिनों काफी सुर्खियों में है, ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है और कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले 7 दिनों में लगातार डीजीआई कानपुर में डेरा डाले हुए हैं, चाहे वो अहमदाबाद यूनिट की बात करें और चाहे अब लखनऊ की यूनिट है जो कानपुर के इस प्रतिष्ठान में कल शाम को मयूर वनस्पति में यहाँ शाम को देर शाम आई और उसके बाद 3:30 बजे तक बताया जा रहा है कि टीम यहाँ रही। यहाँ के कर्मचारियों से भी पूछताछ चली, यहाँ के प्रोपराइटर से, यहाँ के प्रबंधक से सबसे पूछताछ चली। क्यों जो हमारे सोर्सेज बताते हैं 2016 का एक प्रकरण था जिस प्रकरण में ऑनलाइन पैसा जमा कराया गया था, शायद 3.5 करोड़ रुपए का ये पेमेंट का कुछ मामला था जो ऑनलाइन में शो नहीं किया। उसके बाद इसकी स्क्रीनिंग स्टार्ट हुई और उसके बाद टीम यहाँ लखनऊ की यूनिट डीजीआई की यहाँ पहुंची और उसके बाद पूछताछ का दौर चला। जो इनके अकाउंट्स के हैं, जो इनके अकाउंट सेगमेंट के व्यक्ति हैं, जो इनके सीए हैं, वो सब रात भर यहाँ बने रहे। और उसके बाद अभी मैं दिखाना चाहूँ कैमरामैन से, इन्होंने जबकि सुबह 9 बजे ऑफिस खुल जाता है, इन्होंने पूरा ऑफिस अभी बंद रखा, पहले लाइट्स ऑन रखी थी, लाइट्स भी स्विच ऑफ कर दी, यानी बिल्कुल अंदर ऑफिस में अंधेरा बना हुआ है। ठीक ऊपर की अगर हम बात करें फर्स्ट फ्लोर की, देखा जा सकता है कि जो शिविंग शीट्स बन गए हैं, जो ब्लाइंड शीट्स है, उसको हिल के कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ से झांक के देख रहा है, लेकिन दरवाजे को पूरी तरह से अंदर से बंद रखा हुआ है। और जो कर्मचारी रात में यहाँ मौजूद थे वो अभी एज इट इज बने हुए हैं। यानी देखना ये होगा कि ये टीम यहाँ से जब निकली है तो इसके बाद जो यहाँ के लोकल को कहना है कि इनके शक्करपट्टी में भी काम है, इनका मयूर विला है में ऑफिस है, एक इनका कार्यालय भार्गव स्टेट में, ऐसी तमाम जगहों पर वो जा सकती है। लेकिन फिलहाल टीम अभी यहाँ नहीं है। मगर इससे पूर्व में भी अगर बात की जाए तो इससे पूर्व में भी टैक्स के एक मामले, सेंट्रल कस्टम एक्साइज के मामले में इनके खिलाफ लिखा पड़ी मुकदमा हुआ था और इनको जमानत करानी बिल्कुल अमित, पहले भी जिस तरीके से आप बता रहे कि लिखा पड़ी हो चुकी है, पहले भी जांच हो चुकी है, अब देखना होगा इस जांच में और क्या कुछ बातें सामने आती है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और अब बात करते हैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है। 29 और 30 दिसंबर को राम जन्मभूमि परिसर और सर्किट हाउस में ये बैठक होगी। थोड़ी देर में राम जन्मभूमि परिसर में समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र बैठक करेंगे। निपेंद्र मिश्र ने राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण भी किया है। निरीक्षण के दौरान ट्रस्ट के पदाधिकारी, लार्सन एंड टुब्रो और टाटा कंसल्टेंसी के इंजीनियर भी मौजूद हैं। तो नए साल से पहले उत्तर प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश कई हिस्सों में बारिश से ठंड बढ़ गई है। मंगलवार से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। वहीं पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के कई पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। रात से हो रही बारिश के चलते राजधानी लखनऊ में मौसम का मिजाज बदल गया है। काफी ठंडक बढ़ी है और इस वक्त सुबह के 9 बजे भी ट्रैफिक काफी धीमा है। यहां तक कि जो मौसम बिगड़ा है जिसकी वजह से विजिबिलिटी प्रभावित हुई है, तो जो वाहन चालक हैं वो अपनी हेडलाइट ऑन करके चल रहे हैं। अचानक बड़ी ठंड के चलते भी पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए कंबल और अलाव का इंतजाम किसी शेड के अंदर करना चाहिए। पुलिस प्रशासन लगातार इस बात का भी ध्यान रख रहा है कि कहीं भी वाटर लॉगिंग से संबंधित किसी को कोई दिक्कत न होने पाए। कैमरामैन शरद के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। बिजनौर में पुलिसकर्मियों की छीनी राइफल, 2 बदमाशों ने छीनी पुलिसकर्मियों की राइफल छीनने के बाद पुलिसकर्मियों की पिटाई भी की गई है। वहां मौजूद ट्रक ड्राइवर ने ये वीडियो बनाया है। न्यूज़ 18 नहीं करता है वायरल वीडियो की पुष्टि। अफजलगढ़ थाने में तैनात है ये दोनों सिपाही
वीडियो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को आप देखिए कि कैसे बेखौफ बदमाश पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर रहे हैं। उनकी राइफल भी छीन ली है। यहाँ पर बिजनौर का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। वहां पर मौजूद ट्रक ड्राइवर ने इस वीडियो को बनाया है और ये वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मथुरा में पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। वो नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से ठगी के मामलों में वांटेड था। पकड़ा गया बदमाश आगरा के ताजगंज इलाके का रहने वाला है और वो काफी अरसे से धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहा था। आरोप है कि विवेक अपने साथियों के साथ मिलकर अलग अलग जगहों पर भोले भाले लोगों को सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करता था। और आगे भी खबरें जारी है, यहां रुकेंगे कुछ ही पलों के लिए।